चलिए स्टार्ट करें क्लच के बारे में। डिजाइन ऑफ क्लच। और मुझे लगता होगा कि अगर आपने गाड़ी चलाई है, मोटरसाइकिल, कोई सा भी वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ही, अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग में ही 3 चीज़ों के बारे में जरूर बताया जाता होगा कि एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। कहा था कि ये कहीं भी आपने अगर सीखी होगी शुरुआत में तो किसी ने बताया होगा कि ये एक्सीलेटर है, इसका ये काम है, ब्रेक का ये काम है, क्लच का ये काम है, क्लच का कब कब उपयोग करना चाहिए, ब्रेक चेंज करते समय, स्टार्टिंग के समय, स्टॉप के समय गाड़ी के, ठीक है। तो ये तो हर व्यक्ति को पता होगा, नॉर्मली हर व्यक्ति को पता होगा इसके बारे में। पर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए डिज़ाइन इंजीनियर, और अगर हम मशीन डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आगे हम इस चीज़ में बढ़ रहे हैं और हमको क्योंकि दूसरों से अलग होना होगा, कोई आपसे पूछेगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो क्लच के बारे में पूछ लिया किसी ने, ठीक है। वैसे तो सब जान रहे हो कि पर उसका ऑपरेशन, उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, कौन कौन से उसमें पार्ट हैं, क्या क्लासिफिकेशन है उसका, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसा दिखता है, ठीक है। पर वो भी तो नहीं, कितने लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि यार क्लच दिखने में कैसा होता है। हम क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं ये होता है ऑपरेशन ऐसे ऐसे, पर हम अगर कहेंगे ना कि कहाँ पर लगा होता है गाड़ी के, कहाँ पर, अगर बता दो आप कहाँ पर क्लच लगा हुआ है, कैसा है, दिखता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ आपको विजुलाइज कराएंगे। मैं आपको ये चीज़ें विजुलाइज कराऊंगा कि हाँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, क्लच के बारे में बताता हूँ। फिर यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें आपके असेंबली है, पूरी असेंबली है क्लच की है, ठीक है। ये हमारा क्लच का कवर हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारा क्लच का कवर। और ये हमारा स्प्रिंग हो गया जो यूज़ किया जाता है। आगे सब चीज़ों में पता चलेगा। स्प्रिंग, इसे हम कहते हैं, स्प्रिंग आपको दिख रहा है कि स्प्रिंग जैसा है, ये डायाफ्राम स्प्रिंग कहते हैं। हेलिकल कॉइल टाइप की स्प्रिंग भी यूज़ करते हैं हम। ये होता है ना कि इंसान, मनुष्य आगे बढ़ने का नाम है। आगे बढ़ते रहोगे, कुछ सोचते रहोगे, नई नई चीज़ें सोचता रहता है इंसान, ठीक है। तरक्की करता रहता है अपनी इंटेलिजेंस से, कुछ ना कुछ नया, ताकि अपने लिए ही करता है वो, और किसी के लिए नहीं करता, अपने लिए ही करता है। अपने लिए कैसे करता है, हमें चलाने में स्मूथ फील हो, कंफर्ट हो, कॉस्ट, लोअर कॉस्ट, इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जाए, सब चीज़, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा तरक्की करते रहते हैं। और ये तरक्की का नाम ही ज़िंदगी है। तरक्की करते रहो, मौज लेते रहो, अपना जीवन जीते रहो। और ये हो गया स्प्रिंग। ये हो गया हमारा फ्रिक्शन प्लेट, क्लच का प्लेट जो मेन ऑपरेशन जो करता है। और ये हो गया हमारा फ्लाई व्हील, ठीक है। प्रेशर प्लेट भी होती है, कई सारे डिफरेंट तरीके से हम डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें होता है, हम देखते हैं कि कहाँ पर हमको अच्छा बेटर मिल रहा है। तो वैसे मेन जो असेंबली टाइप की होती है ये होती है। अगर अब देखो मेन ऑपरेशन जो है क्लच का, मैं वो बताता हूँ कैसे होता है, कैसे प्रोसेस चलता है, ठीक है। सबसे पहले आपने गाड़ी अपनी इंजन ऑन कर दिया। इंजन ऑन करा है, आपकी गाड़ी अभी खड़ी है, चल थोड़ी रही है, चल नहीं रही है, ठीक है। और इस टाइम पे आपकी गाड़ी चल नहीं रही है और इंजन ऑन कर दिया आपने, आपका क्लच प्लेट तो इंगेज्ड पोजीशन में है फ्लाई व्हील के। देखो ऐसा होता है, क्लच पैडल पे जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, क्लच पैडल पे जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, इसका मतलब कि जो क्लच है वो आपके जो मेन इंजन है उससे इंगेज्ड है। डिसइंगेज्ड कब होता है, जब आप क्लच पैडल पर फोर्स लगाते हो, ठीक है। क्लच पैडल पर जैसे आप फोर्स लगाओगे तो आप डिसइंगेज हो जाएगा आपका। आप देखते होगे ना जब गाड़ी चलाते हो तो जैसी आप गाड़ी आपकी चल रही है, जैसे आपने क्लच पैडल पे फोर्स लगाया, आपको एक फील होता होगा कि यार मेरा इंजन से कांटेक्ट हट गया है। देखना कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपने क्लच जैसे दबाया
क्लच जैसी दबाया और आपको लगता हो कि मेरा ऐसा लगता है कि इंजन से मेरा कांटेक्ट हट गया है, अब गाड़ी जो भाग रही है वो ड्यू टू इनर्शिया, जो उसको पहले से मिला हुआ है पावर, उससे भाग रही है, वरना इंजन से आपका भी कांटेक्ट हट गया। जैसे आप क्लच दबाते हो ऐसा लगता है ना आपको, तो वो पोजीशन होती है डिसंगेज पोजीशन, और वो तब आती है जब आप फोर्स लगाते हो। तो वही चीज़ है। तो डिसंगेज पोजीशन में यहाँ पर देखो इंजन आपका स्टार्ट है, इंजन आपका स्टार्ट है, ड्राइविंग साइड आपकी रोटेट कर रही है और उसके साथ फ्लाईव्हील भी रोटेट कर रहा है, ठीक है, फ्लाईव्हील भी रोटेट कर रहा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, इंजन स्टार्ट है। पर आपका जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पर क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, ड्रिवन शाफ्ट है और ये व्हील है, ये आपका रोटेट नहीं कर रहा। ड्यू टू इनर्शिया तो वो रोटेट कर रहा है, पर पावर नहीं हो रही, पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है। पावर ट्रांसमिशन, पावर का जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो रहा है कहीं और। पावर ट्रांसमिट कब होगी, जब ये इससे कनेक्ट होगा। यहाँ पर तो ये रोटेट कर रहा है, इंजन ने इसको पावर दी ड्राइविंग शाफ्ट को, और ड्राइविंग शाफ्ट आपका और फ्लाईव्हील कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है क्योंकि इंजन से उसको पावर मिल रही है, पर ये पावर आगे ट्रांसमिट नहीं हुई। कहाँ ट्रांसमिट नहीं हुई, ये क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, व्हील को पावर ट्रांसमिट नहीं हुई क्योंकि ये इससे देखो गैप है ना, डिसंगेज्ड है। और ये डिसंगेज कब होता है, जब आप क्लच पैडल को दबाते हो, फोर्स लगाते हो तब। इंगेज्ड पोजीशन कब होती है, इंगेज पोजीशन तब होती है जब आपने क्लच पैडल से अपना फोर्स हटा दिया तो ऑटोमेटिकली वो इंगेज्ड रहता है, इंगेज्ड हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये इंजन है जो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ड्राइविंग शाफ्ट कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, फ्लाईव्हील कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, पर अब ये जो फ्लाईव्हील है अब ये क्लच प्लेट के साथ इंगेज्ड हो गया, तो जो इंजन की जो पावर है वो आगे ट्रांसमिट हो जाती है गियर बॉक्स के थ्रू, फिर ये ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट करने लग जाता है और फिर हमारा व्हील भी रोटेट करने जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे ये इंगेज हुआ तो पावर ट्रांसमिशन हमारा आगे ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर पावर डिसंगेज पोजीशन में पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही थी, समझ गए। जैसे इंगेज हुआ पावर, तो मेन पर्पज़ क्या हुआ क्लच का कि अपने जो ड्राइविंग शाफ्ट है, जो मेन जो प्राइम मूवर है, जो ड्राइव इंजन शाफ्ट है, वो पावर ट्रांसमिट, उसकी पावर ट्रांसमिशन का जरिया, पावर ट्रांसमिशन, टॉर्क ट्रांसमिशन, टॉर्क ट्रांसमिट होता है ना, तो टॉर्क ट्रांसमिशन टू ड्रिवन शाफ्ट, समझे। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया वही मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल डिवाइस क्या है, क्लच विच इज यूज्ड इंगेज या डिसंगेज, देखा इंगेज या डिसंगेज द ड्रिवन शाफ्ट। ड्रिवन शाफ्ट कौन सी, जहाँ पर आपका व्हील लगा हुआ है, टू फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट, ड्राइवर शाफ्ट आपका इंजन शाफ्ट, एट द व्हील ऑफ द ऑपरेटर। व्हील ऑफ द ऑपरेटर जब आप चाहोगे, मतलब जैसे आपने क्लच पेडल पे फोर्स लगाया तो वो डिसंगेज हो गया, और आपने अगर आपने क्लच पेडल से अपना फोर्स हटा दिया तो वो इंगेज हो गया, एट द व्हील ऑफ द ऑपरेटर विदाउट स्टॉपिंग द प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या है, इंजन। स्टॉप नहीं कर रहा, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है वो, हमने स्टॉप तो नहीं किया। तो मेन पर्पज यही होता है कि हमें जो प्राइम मूवर है उसको बार बार स्टॉप स्टार्ट करने से हमारा टाइम बच जाता है। कैसे, चल रहे हो मेट्रो सिटी में, अब जैसी रेड लाइट आई आपको रुकना होगा, अब रुकना होगा तो आप अपना गाड़ी जैसे जैसे आगे चलती है आपने गियर चेंज करा और आपने क्लच दबाते हो तभी तो, जब जैसी क्लच दबाया आपने गियर चेंज करा और न्यूट्रल पर रख दिया, पर आपका इंजन ऑन है, अब गाड़ी तो भाग नहीं रही है, आपने इंजन ऑफ करने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि आपने क्लच पेडल दबाने पर आपका जो पावर ट्रांसमिशन था वो बंद हो गया, समझ गए, पावर ट्रांसमिशन जो था वो बंद हो गया। वरना क्या होता, अगर ये परमानेंट कॉन्टैक्ट रहता तो आपको जब भी गाड़ी बंद करनी थी ऑफ करना पड़ता, फिर ऑन करना पड़ता, बड़ी दिक्कत आती। तो टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग, समझ गए। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम है वही चीज़ है, यहाँ पर फ्लाईव्हील है, ये क्या है हमारा फ्लाईव्हील, और फ्लाईव्हील मेरा किससे कनेक्ट था, ड्राइविंग शाफ्ट से।
और फ्लाईव्हील से क्या इंगेज था मेरा, क्लच प्लेट। तो ये मेरी जो है ये क्लच प्लेट है, ठीक है, ये क्लच प्लेट है, किससे कनेक्ट है, मेरी ड्रिवन शाफ्ट से। और ये मेरा क्या है, स्प्रिंग है, ग्रीन वाला स्प्रिंग, ये डायफ्राम स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, समझ रहे। तो स्प्रिंग का क्या यूज होता है, स्प्रिंग जो है वो आपकी क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील से इंगेज्ड रखती है। तो जैसे, और जब आप क्लच पैडल पे फोर्स लगाते हो तो वो जो फोर्स लगता है अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स लगता है। मतलब कि अगर स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो क्लच पेडल पर जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो वो डिसंगेज होगा। तो स्प्रिंग का क्या काम होता है, इंगेज्ड रखना, किसको, क्लच पेडल को फ्लाईव्हील से, ठीक है। और ये तो स्प्रिंग हो गया, और ये हो गया हमारा लीवर जो हम, जिस पे हम फोर्स लगाते हैं, पैडल, ये मतलब पैडल का लीवर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लचेज की मैं बात करूं, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेज और फ्रिक्शन क्लचेज। अब पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच का मतलब हुआ कि दो, जैसे फ्लाईव्हील है और आपकी क्लच प्लेट है जिसे हम फ्रिक्शन प्लेट कहते हैं, फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट, ये दोनों को कांटेक्ट तो होना ही है। तो ड्राइविंग शाफ्ट में पॉजिटिव कांटेक्ट मतलब ड्राइविंग शाफ्ट में कोई ऐसा पार्ट है जो ड्रिवन शाफ्ट से पॉजिटिव कांटेक्ट कर रहा है। मतलब कि जैसे हम गियर कहते हैं ना, गियर भी तो दो, जब दो गियर मैच करते हैं मतलब इंगेज होते हैं तो हम उसे पॉजिटिव कांटेक्ट गियर कहते नहीं कहते। पॉजिटिव कांटेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि देयर इज नो स्लिप नहीं होता, इसीलिए तो कहते हैं। तो ऐसे ही इसमें ड्राइविंग शाफ्ट में और जो ड्रिवन शाफ्ट में दो कंपोनेंट लगे होंगे, पार्ट लगे होंगे, जब दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे तो कोई स्लिप नहीं होगा। मतलब कि कांटेक्ट होते समय जब वो इंटरलॉक होंगे, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि ड्राइविंग शाफ्ट तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, तो जैसे ही वो ड्राइविंग शाफ्ट का पार्ट उस ड्रिवन शाफ्ट के पार्ट से कांटेक्ट में आएगा तो कोई स्लिप नहीं होगा, जैसे गियर में होता है। तो उस गियर जैसा ही होता है, पर इसमें क्या होता है, जो पार्ट होता है ना, अभी आगे बताऊंगा, दिखेगा सामने से। तो पॉजिटिव कांटेक्ट होता है। तो इसमें भी तीन पार्ट हैं, स्क्वायर टाइप का जॉ क्लच होंगे, स्पाइरल जॉ क्लच और सा टूथ जॉ क्लच। फ्रिक्शन क्लचेस की बात करें तो इसमें जो पावर ट्रांसमिट होती है, मेन पर्पस क्या होता है हमारा, पावर ट्रांसमिशन करना ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट की तरफ। तो इसमें जो पावर ट्रांसमिट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स पावर ट्रांसमिट होती है, आगे पता चलेगा। इसमें दो टाइप होते हैं, एक्सियल फ्रिक्शन क्लचेज, रेडियल फ्रिक्शन क्लचेज। एक्सियल फ्रिक्शन क्लचेज का मतलब कि जो इंगेजिंग या डिसइंगेजिंग फोर्स जो है, समझ रहे हो, जब हम क्लच पेडल पे फोर्स लगाते हैं तो जब इंगेज हो रहा होता है, इंगेज मत है नहीं, तो वो जो इंगेजिंग फोर्स है वो अलोंग द शाफ्ट जो है हमारी ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट, उसके अलोंग द एक्सिस लगता है इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स। अब रेडियल फ्रिक्शन क्लचेज में क्या है कि जो शाफ्ट है हमारी, ठीक है, उसके रेडियल डायरेक्शन में इंगेजिंग फोर्स लगता है, इंगेजिंग फोर्स डिसंगेजिंग फोर्स। मतलब कि अब जैसे हमारा शाफ्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, इस एक्सिस है, तो जो इंगेजिंग फोर्स, मतलब इंगेजिंग फोर्स कौन सा, जब हमारा फ्लाईव्हील किससे, क्लच प्लेट से कांटेक्ट होता है, तो उनके बीच में जो फोर्स हम देते हैं, जो लगता है, वो इंगेजिंग फोर्स होता है। अब फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एक टाइप का एक्सियल फोर्स हो गया, क्योंकि शाफ्ट के अलोंग लग रहा है। अब शाफ्ट के अगर परपेंडिकुलर लगे, रेडियल डायरेक्शन में अगर लगे इंगेज करते समय, तो वो रेडियल हो गया, आगे पता चलेगा इसके बारे में। एक्सियल फ्रिक्शन क्लचेज में भी दो होते हैं, ये होते हैं ये एक्सियल फ्रिक्शन क्लचेज में जो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अलग अलग, ये अकॉर्डिंग टू द शेप जो फ्रिक्शन प्लेट होती है ना, उसका शेप कैसा है। अब देखो, प्लेट क्लच की मैंने बात करी, यहाँ पर प्लेट होता है वो डिस्क फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन प्लेट होती है ना,
जो इंगेज करती है फ्लाईव्हील से वो डिस्क फॉर्म में होती है। डिस्क तो सबने देखी होगी, जो सीडी वाली डिस्क होती है वो। अब जो कोन क्लचेस की मैं बात करूं, यहाँ पे जो शेप होता है किसका, जो फ्रिक्शन जो प्लेट है, मतलब फ्रिक्शन जो लाइनिंग है और वो जो कांटेक्ट कर रही है किससे, जो हमारा ड्राइविंग शाफ्ट है उससे जो कांटेक्ट कर रही है, तो वो कोन शेप में है, जो फ्रिक्शन प्लेट है कोन शेप में। आगे देखेंगे प्लेट क्लच में भी दो होते हैं, सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट। सिंगल प्लेट मतलब जो डिस्क है सिंगल है, और मल्टी प्लेट मतलब जो डिस्क है वो बहुत सारी है, मतलब ठीक है, बहुत सारे नंबर उसमें हैं जो मल्टी प्लेट है, मतलब डिस्क एक हो गई या 4-5 डिस्क हो गई तो मल्टी प्लेट। समझ गए, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेस की मैं बात करूं, अब देखना है यहां पर, हाँ एक मिनट रुकना। देखो दिख रहा है, अभी इसमें एक ड्राइविंग शाफ्ट है, एक ड्रिवन शाफ्ट है, दोनों कांटेक्ट में है, पॉजिटिव कांटेक्ट में है और दोनों रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने डिसएंगेज कर दिया, पर देखो ड्राइविंग शाफ्ट हमारी, ड्राइविंग शाफ्ट जो ग्रीन कलर में थी वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही थी, और जो ड्रिवन शाफ्ट है ये वाली, ठीक है, ये डिसएंगेज करने पर रेस्ट में हो गई। समझ गए, दोबारा देखो, ड्राइविंग शाफ्ट हमारी कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, पर ठीक है, देखो अब दोनों साथ में रोटेट कर रहे हैं। और देखो पॉजिटिव कांटेक्ट, मैंने क्या कहा, गियर टाइप का, पर इसमें जो जॉ होते हैं वो आमने सामने एक दूसरे के होते हैं। देखो एक दूसरे के आमने सामने हैं, और गियर टाइप का है। गियर में तो जो प्रोजेक्शन निकला होता है वो दूसरी साइड में वैसे निकलता है। समझे, इसमें क्या है, आमने सामने है, तो एक दूसरे से पॉजिटिव कांटेक्ट में है, कहीं स्लिप तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है स्लिप। देखो जैसे गियर में होता है, तो यहाँ पर पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ड्राइविंग शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट कर रहा है। अब देखो पावर ट्रांसमिशन बंद हो गया, पर हमारा जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो अभी कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, क्योंकि हमने डिसएंगेज कर दिया। तो ये होता है पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच। समझ गए, तो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच में जो पावर ट्रांसमिशन होती है वो किसके थ्रू होती है, बाई इंटरलॉकिंग ऑफ द टीथ। टीथ ही तो है वो, पर प्रोजेक्शन उनका आमने सामने निकला हुआ है, तो इंटरलॉक एक दूसरे से हो रहे हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर लो एंड मीडियम पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन में, जैसे गियर में। अब देखो हाई पावर आप करोगे तो बहुत तेज़ी से स्पीड होगी, शॉक होगा, जैसी एक, क्योंकि जब ड्राइविंग शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट के कांटेक्ट में आएगा, अगर हाई पावर से हाई स्पीड से आया तो एक शॉक लगेगा, समझ गए, जर्क उत्पन्न होगा। तो उससे बचने के लिए हमको लो एंड मीडियम पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। अब कोई स्लिप नहीं है, जैसे गियर में होता है, कोई स्लिप नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरलॉक हो रहे हैं। कोई हीट जनरेशन नहीं होगा, कहाँ से हीट जनरेशन होगा, हीट जनरेशन क्योंकि एक सॉकेट में फिट हो रहे हैं, एक जैसे ही आया सॉकेट में फिट हो गया, तो हीट जनरेशन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो जहाँ लो एंड मीडियम पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लचेज, जॉ क्लचेज जिन्हें कहते हैं। ठीक है, जॉ टाइप। और हम यूज मतलब कि या तो दो तरीके से, या तो आपकी क्या कहते हैं स्टार्ट, कैसे करें लो एंड मीडियम पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन में, या तो स्टार्टिंग में ही दोनों रेस्ट पर हैं और दोनों स्टार्टिंग से ही कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं, या ऐसा कर लो, या जो ड्राइविंग शाफ्ट है उसकी स्पीड बहुत धीरे है, दोनों के जो रिलेटिव स्पीड है बहुत जो रिलेटिव स्पीड है दोनों, मतलब दोनों का स्पीड का डिफरेंस है कांटेक्ट होते समय, स्पीड का जो डिफरेंस है कांटेक्ट होते समय बहुत कम हो, ताकि किसी टाइप का शॉक ना हो, किसी टाइप का जर्क ना लगे। ठीक है, तो ये हो गए पॉजिटिव कॉन्टैक्ट जॉ क्लचेज, जिसमें मैंने 3 टाइप बताए थे। 3 टाइप इसलिए हो गए क्योंकि हमेशा मैंने कहा ना, चीज़ों को अच्छा करना, हमेशा बेटर बनने की कोशिश करना, तो वो हमारा काम है।
तो वही हम कर, तो उसी को जैसे हम गियर में हमने कई टाइप के गियर लिया है डिफरेंट टाइप से, तो वैसे ही इसमें भी। तो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट। अब आ गए फ्रिक्शन क्लचेस की बात, ठीक है। फ्रिक्शन क्लचेस हमारे गेट के कोर्स में है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब में आता है। तो फ्रिक्शन क्लचेस में क्या है कि जो पावर ट्रांसमिशन होगी ड्यू टू फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट। अब देखना आगे, अब यहाँ पर देखो, देखो दोनों अभी ड्राइविंग शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट दोनों के दोनों इंगेज पोजीशन में है। अब देखो एक प्लेट है दूसरी प्लेट है, दोनों एक दूसरे के, ड्राइविंग शाफ्ट आपकी रोटेट कर रही है, तो वो जो ड्यू टू फ्रिक्शन जनरेट होगा और ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल टॉर्क जनरेट होगा और वो जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो पावर ट्रांसमिट करेगा कहाँ, ड्रिवन शाफ्ट में। समझ गए, यहाँ पर ड्यू टू फ्रिक्शनल टॉर्क पावर ट्रांसमिट हो रहा है। देखो अभी इंगेज पोजीशन में है ड्राइविंग शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट। अब देखो डिसंगेज हो गया, तो ड्राइविंग शाफ्ट को आप तो रोटेट कर रहा है बट ड्रिवन शाफ्ट आपका बंद हो गया। समझ गए, तो ये होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल कांटेक्ट पावर ट्रांसमिट करना। हो रहा नहीं हो रहा, ये देखो, तो ये चीज है। तो यहां पर फ्रिक्शन क्लचेज में क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन बाय फ्रिक्शन बिटवीन कांटेक्ट सरफेसेज। दो फ्रिक्शन टॉर्क जनरेट ट्रांसमिट कर रहा है फ्रिक्शनल पावर। फिर हाई पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन के यूज करते हैं। अब पर यहाँ पर क्या होता है, स्लिप होता है, हो गई स्लिप, और वो भी स्लिप ड्यूरिंग इंगेजिंग होता है। मतलब जब हम इंगेज हो रहा होता है ना, जब जब दो ड्राइविंग शाफ्ट का क्लच प्लेट और ड्रिवन शाफ्ट का कुछ, ड्राइविंग शाफ्ट का फ्लाईव्हील और ड्रिवन शाफ्ट का क्लच प्लेट जब इंगेज हो रहे होते हैं, तब इंगेजिंग ड्यूरिंग इंगेजिंग स्लिप होता है। जब पूरा इंगेज्ड हो जाता है दोनों, एक ऐसी कंडीशन में आते हैं कि अब स्लिप नहीं, अब स्लिप नहीं होगा, तो वहाँ पर स्लिप नहीं होता। मतलब ड्यूरिंग इंगेजिंग तो स्लिप होता है, पर इंगेज होने के बाद कोई स्लिप नहीं होगा। स्मूथली इंगेज होते हैं। स्मूथली मतलब कि आपको जो मोटरसाइकिल है ना, इन सब में, मोटरसाइकिल हो कार हो, इन सब में क्या कहते हैं, यही फ्रिक्शन क्लचेज यूज होते हैं। तो आपने देखा होगा स्मूथ ऑपरेशन होता है। जब आप क्या कहते हैं क्लच पेडल पे फोर्स लगाते हो तो आपको एक टाइप का जर्क नहीं लगता होगा, स्मूथली ऑपरेशन होता होगा, तो वो स्मूथ एंगेजमेंट रहता है। और जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं सब में फ्रिक्शन क्लचेज यूज होते हैं, ठीक है, अधिकतर में, ठीक है, फॉर हाई पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन। तो ये हो गया फ्रिक्शन क्लचेज के बारे में। अब फ्रिक्शन क्लचेज में देखो, अब फ्रिक्शन क्लच में मैंने दो बताए थे, एक्सियल और रेडियल। अब यहाँ पर हम बात, एक्सियल फ्रिक्शन क्लच में मैंने क्या कहा था, इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स। अब यहाँ पर देखना, यहाँ देखो इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स, इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स यहाँ पर अलोंग द शाफ्ट एक्सिस लग रहा है। समझ गए, इंगेजिंग और अभी देखना, इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स, इंगेज्ड, अभी इंगेजिंग फोर्स अलोंग द शाफ्ट एक्सिस लग रहा है, नहीं लग रहा। अभी देखो डिसंगेज, ये देखो अलोंग द शाफ्ट एक्सिस, जो लीवर है जो हमने क्लच पेडल पे फोर्स लगाया वो अलोंग द शाफ्ट एक्सिस। तो इंगेज होते समय, डिसंगेज होते समय जो फोर्स लगता है वो होता है इंगेजिंग फोर्स, तो वो अलोंग द शाफ्ट एक्सिस लग रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं एक्सियल फ्रिक्शन क्लचेज। अब रेडियल फ्रिक्शन क्लचेज का भी मैं आगे हम जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा कैसे रेडियल फ्रिक्शन क्लचेज है। अब एक्सियल फ्रिक्शन क्लचेज में दो टाइप के क्यों डिवाइड करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द शेप किसका, क्लच प्लेट का। अब देखो यहाँ पर किस टाइप का शेप है क्लच का, यहाँ पर किस टाइप का शेप है, यहाँ पर है डिस्क फॉर्म में है क्लच, तो यहाँ पर डिस्क फॉर्म में है। और दूसरा फॉर्म कौन सा होता है, कोन फॉर्म में, कोन टाइप का, ठीक है, कोन टाइप का भी आगे देखेंगे। तो कोन टाइप में कैसे पावर ट्रांसमिट होता है आगे देखेंगे। समझ गए, यहाँ पर क्या है, डिस्क फॉर्म में। अब डिस्क फॉर्म में भी दो टाइप के मैंने बताए थे, एक तो सिंगल प्लेट, यहाँ पर तो केवल क्या है, सिंगल प्लेट ही है, सिंगल प्लेट से ही पावर ट्रांसमिट होता है। और एक होता है मल्टी प्लेट, जिसमें मल्टी प्लेट होते हैं और वो मल्टी प्लेट के थ्रू पावर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। आगे देखेंगे,
अब देखो मैंने यहाँ क्या है सिंगल प्लेट के बारे में, डिस्क क्लच में सिंगल प्लेट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सिंगल प्लेट का है। देखो इसमें देखो सिंगल एक ही प्लेट है, एक ही क्लच प्लेट लगी हुई है, ये है क्लच प्लेट, एक ही क्लच प्लेट है, और ये है हमारा फ्लाई व्हील जो इस क्लच प्लेट से इंगेज्ड है। ठीक है, ये मतलब ये हमारा स्प्रिंग हो गया ग्रीन कलर वाला। तो सिंगल प्लेट हम कहाँ यूज करते हैं जी? देखो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम पावर ट्रांसमिट करना है हमारा ड्राइविंग शाफ्ट से D1 शाफ्ट में। तो जो क्लच प्लेट है वो कब हो, वो किसके पावर फ्रिक्शन क्लच में कैसे पावर ट्रांसमिट होती है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इसका मतलब क्लच प्लेट में जो हमारा एक पोर्शन है वो फ्रिक्शनल, हमने वहाँ पर एक मटेरियल लगा हुआ है फ्रिक्शनल, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अच्छा खासा है, समझ गए? फ्रिक्शन लाइनिंग है डिस्क प्लेट में, एक डिस्क है उसमें फ्रिक्शन लाइनिंग है, और वो जो फ्रिक्शनल जब दो एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि जितना अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना अच्छा फ्रिक्शन होगा, समझ गए? जितना अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो जितना ज़्यादा एरिया में फ्रिक्शनल एरिया होगा, जितना ज़्यादा उतना अच्छा पावर ट्रांसमिट होगा। तो जो बड़े वाहन आप देखते हो, ट्रक हो गया, बस हो गया, कार हो गया, इन सब में सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच लगा होता है। तो अब आप अगर साइज़ बड़ा कर दोगे तो अच्छा पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब इसमें स्पेस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लच ट्रक में तो बहुत स्पेस है, कार में भी स्पेस अच्छा खासा है, बस में भी स्पेस अच्छा खासा है, समझ गए? तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमको एरिया में अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, और तो अच्छा खासा पावर ट्रांसमिट हो जाता है सिंगल प्लेट में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस जो एरिया है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज हैं वो 1 रहते हैं, अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज मतलब एक हो गया फ्लाई व्हील और एक हो गया हमारा फ्रिक्शन प्लेट। पेयर्स तो ये दो, इन दोनों का एक पेयर बनता है, नहीं बनता? तो पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज पेयर 1 पेयर हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ पर एक अधिक से अधिक 2 जब दोनों साइड से यूज करें तो, ठीक है। तो ये होता है सिंगल प्लेट। इसमें स्पेस का अगर कंस्ट्रेंट ना हो, स्पेस की प्रॉब्लम ना हो हमारी गाड़ी में, तो बेस्ट यूज में होता है, ठीक है। अब सिंगल प्लेट का देखो, यहाँ पर देखो ये है, ठीक है। देखो ये सिंगल प्लेट का उदाहरण है। देखो यहाँ पे आपने क्लच पेडल है, अब क्लच पेडल पे जैसे ही आपने फोर्स लगाया आगे की तरफ तो डिसएंगेज्ड हो गया। देखो ये फ्लाई व्हील है हमारा जो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ये फ्लाई व्हील हमारा कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, और जैसे ही आप आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लच पेडल पे फोर्स लगाते हो तो ये डिसएंगेज हो जाता है, किससे? क्लच प्लेट से, और ठीक है। अब जैसे ही फोर्स लगाया हुआ है डिसएंगेज हो गया, आपने पेडल पे फोर्स हटा दिया तो आपका इंगेज रहता है, इंगेज होता है तो पावर ट्रांसमिट होता है। ये मैंने कितनी बार बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या होता है कि अब मल्टीप्लेट की बात करते हैं। देखो मल्टीप्लेट में हमें मल्टीप्लेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्पेस की वजह से, वरना हमारे लिए बेस्ट क्या है? सिंगल प्लेट ही है। पर स्पेस की प्रॉब्लम, जहाँ पर हमको इस मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है, छोटे वाहन में, अब यहाँ पर स्पेस तो इतना है नहीं, पर पावर तो हमको हाई चाहिए, पावर ट्रांसमिट तो हमको हाई करना है। अब जब हाई करना है, पावर ट्रांसमिशन भी हाई चाहिए और स्पेस का भी प्रॉब्लम है, तो हमको मल्टीप्लेट लगाने पड़ेंगे, समझ गए? तो जितना ज़्यादा, क्योंकि एक सिंगल प्लेट लगाएंगे तो, और एक सिंगल प्लेट और छोटा प्लेट लगाएंगे तो पावर ट्रांसमिट होगा नहीं, तो मल्टी प्लेट लगाने पर वो हमको पावर ट्रांसमिशन अच्छा खासा मिल जाता है, समझ गए? वो कैसे? अब देखो एक सिंगल प्लेट एक फ्लाई व्हील से कांटेक्ट में है, एक पेयर बना रहा है, अब दूसरा फ्रिक्शन प्लेट दूसरे जो उसका डिस्क प्लेट है, दूसरा फ्लाई व्हील है, उसके साथ कांटेक्ट बनाएगा। जब नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कांटेक्टिंग सरफेसेज इंक्रीज हो जाएंगे, एक
सिंगल प्लेट में तो केवल नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस कितने थे, 1 थे। अब इसमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेज ज़्यादा नंबर में हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेज ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन मिलेगा, ठीक है। तो स्पेस की वजह से हमको मल्टीप्लेट यूज करना पड़ता है। अब जब हमने स्पेस की प्रॉब्लम आएगी तो मल्टीप्लेट यूज करेंगे तो हमको दिक्कत तो आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि हमारा हीट जनरेशन ज़्यादा होगा। हीट जनरेशन ज़्यादा होगा तो हमको लुब्रिकेट यूज करना पड़ेगा, लुब्रिकेंट यूज करना पड़ेगा क्योंकि हीट जनरेशन ज़्यादा है। अब लुब्रिकेंट यूज करोगे तो आपका जो मेन है कि हम पावर ट्रांसमिशन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है। अब अगर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए, वो कम कैसे हो जाएगा, अगर आप लुब्रिकेंट यूज कर लोगे तो कोफिशिएंट ऑफ पकड़ उनके बीच में तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उतनी ज़्यादा पकड़ अच्छी होती है। और अगर आप देखते होगे लुब्रिकेंट डाल दो तो उन दोनों के बीच में तो पकड़ कम हो जाएगी। अब पकड़ कम हो जाएगी तो पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, तो इसका घाटा तो ये होता ही है। तो पर क्या करें, मजबूरी है, वो करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर हमारा जो स्पेस का कंस्ट्रेंट ना हो तो हम सिंगल प्लेट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट आर ज़्यादा नंबर में होते हैं। मैंने जैसे इस डायग्राम में दिखाओ, ये देखो ये जो रियल एग्जाम्पल है मोटरसाइकिल का है, कहाँ यूज होता है, यहाँ पर देखो दिख रहा है, यहाँ पर। और ये वाला, ये देखो ये वाली चीज़ जो ये है ये यही है, सेम है। अब इसमें देखो ब्लैक कलर में, ये ब्लैक कलर में क्या है, स्टील की डिस्क है, जैसे फ्लाईव्हील होता है ना उसी टाइप की है। स्टील की डिस्क कितने नंबर में है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने नंबर में है ये, मैं यहाँ पर लिखूँ तो N1 मान लिया, मतलब नंबर ऑफ स्टील डिस्क N1 = 4, ठीक है। अब जो ये ब्राउन कलर में है, ब्राउन कलर में ये है हमारी फ्रिक्शनल डिस्क, फ्रिक्शन डिस्क, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्रिक्शन डिस्क ब्राउन कलर वाली। देखो यहाँ पर भी ब्राउन कलर वाली दिखाई दे रही होंगी और ब्लैक कलर वाली भी दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो ब्राउन कलर वाली हैं ये कितने नंबर में, 1 2 3, कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ फ्रिक्शनल डिस्क कितनी होगी, 3। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस कितने हो गए, हमें तो मतलब है कितने पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस हैं, कितने कॉन्टैक्टिंग पेयर हैं कॉन्टैक्टिंग सरफेस के। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, N = N1 + N2 - 1, ये होता है। तो 4 + 3 - 1 कितने हो गए नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, 6। अब 6 कैसे हैं, देखो यहाँ देखो डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं, देखो एक तो ये ब्लैक कलर वाला और ये एक, ये हो गया एक, और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये दोनों बना रहे 5 और ये दोनों 6, हो गए नहीं 6। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस कितने हैं, 6। मतलब मल्टीप्लेट है क्योंकि मोर देन 1 है, मोर देन 2 है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस होंगे उतना अच्छा फ्रिक्शनल टॉर्क जनरेट होगा, उतना पावर अच्छा मिलेगा, समझ गए। अब इसका मैं ऑपरेशन दिखाता हूँ कैसे होता है, कैसे ये जो ये कॉन्टैक्ट है कैसे काम करता है। देखो यहाँ पर ध्यान देखना, स्टील की डिस्क और ब्राउन कलर वाली डिस्क कौन सी है, फ्रिक्शनल डिस्क। अब इसका ऑपरेशन देखो, ये सबसे बढ़िया, यहाँ पर अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पर बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पर पूरा ध्यान से देखना, मज़ा आ जाएगा, पूरा अच्छे से देखना। देखो ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको पता चल जाएगा बढ़िया से। देखो ये हमारी जो है ना, ये हमारी, ये मैंने क्या बताया था, ब्राउन कलर वाली मैंने क्या बताया था, फ्रिक्शन डिस्क। इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने कहा था ना फ्रिक्शन डिस्क है, तो ब्राउन कलर वाली क्या है हमारी, फ्रिक्शनल डिस्क है, समझ गए। ब्राउन कलर वाली क्या है, फ्रिक्शनल डिस्क। अब इस फ्रिक्शनल डिस्क, अभी देखो, अब इसमें फ्रिक्शनल डिस्क में देखो, ये फ्रिक्शनल डिस्क में अंदर की तरफ से सॉकेट है, अंदर की तरफ से प्रोजेक्शन निकला हुआ है, देखो गैप बना, प्रोजेक्शन निकला हुआ है ना, टीथ टाइप के निकले हुए हैं ना प्रोजेक्शन में अंदर की तरफ से। और ये जो अंदर की तरफ से सॉकेट बने हुए हैं, ये डायरेक्ट किसके साथ कंबाइन होंगे, ये होंगे हमारी
ड्राइविंग शाफ्ट के साथ। देखो शाफ्ट है ये हमारी ये जो ड्राइविंग शाफ्ट है, ये क्या है, ड्राइविंग शाफ्ट। तो ये जो ड्राइविंग शाफ्ट है इस फ्रिक्शनल डिस्क के साथ मैश करा है, ठीक है, इनके साथ ये इंगेज हो गए हैं। तो जब ड्राइविंग शाफ्ट किससे आपकी कनेक्ट रहती है, इंजन से। तो जब इंजन आपका ऑन रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी फ्रिक्शनल डिस्क है वो कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है, इंजन जैसी ऑन करते हो आप, ठीक है। जैसे ही इंजन ऑन करते हो तो आपकी जो ये ड्राइविंग शाफ्ट है इस फ्रिक्शनल डिस्क के साथ कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है। तो ये एक तो ये हो गया, मतलब कि ड्राइविंग शाफ्ट आपकी रोटेट कर रही है। अब देखो आगे, अब यहाँ पर ये जो आई है ये क्या है, आपकी स्टील की डिस्क, जो मैंने आपको पहले बताया था, स्टील वाली डिस्क ब्लैक कलर वाली, ये वो है। अब इसमें देखो प्रोजेक्शन कहाँ की तरफ निकला हुआ है, इसमें बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये जो किससे जाके इंगेज होंगे, ये होंगे ड्रिवन शाफ्ट से। किससे जाके इंगेज होंगे, ड्रिवन शाफ्ट से। हो गए नहीं हो गए, देखो ये किससे जाके इंगेज हुए, ड्रिवन शाफ्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शनल डिस्क है वो आपकी ड्राइविंग शाफ्ट से इंगेज है, जो कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है, और जो स्टील की डिस्क है वो ड्रिवन शाफ्ट से इंगेज है। अब जैसे मैंने पहले वाले आपको उसमें वीडियो में लेक्चर में दिखाया, पहले स्लाइड में दिखाया था कि अल्टरनेट, पहले स्टील की डिस्क, फिर फ्रिक्शनल डिस्क, फिर स्टील, फिर फ्रिक्शनल, ऐसे ही इसमें, इसके बीच ऐसे ही इसमें भी ये कनेक्ट रहते हैं। पर अभी देखो आगे, ये देखो, ये देखो, समझ गए, इसमें पहले स्टील की डिस्क है, फिर उसके बीच में फ्रिक्शन डिस्क है, फिर स्टील की डिस्क है, फिर फ्रिक्शन डिस्क है, फिर स्टील, फिर फ्रिक्शन, ऐसे करके। पर अभी ये इंगेज्ड पोजीशन में है, देखा, एक दूसरे से बिल्कुल इंगेज्ड है, कंटिन्यूसली है। तो क्या होगा, जैसे ही ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट करेगी तो स्टील की डिस्क और फ्रिक्शनल डिस्क दोनों रोटेट करेंगे। देखो रोटेट कर रहे हैं दोनों, क्योंकि ड्राइविंग शाफ्ट आपकी, जब ड्राइविंग शाफ्ट आपकी रोटेट कर रही है तो फ्रिक्शनल डिस्क आपकी रोटेट करेगी, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में है। और ड्यू टू फ्रिक्शनल डिस्क रोटेट कर रही है तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल टॉर्क, जो आपकी स्टील की डिस्क है वो रोटेट करेगी, ठीक है। और वो जो स्टील की डिस्क है वो किसको रोटेट कराएगी, क्योंकि वो किसके साथ कांटेक्ट में है, ड्रिवन शाफ्ट के, तो वो ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट कराएगी। ये देखो, अब ये क्या हो गया, डिसएंगेज्ड पोजीशन हो गई। देखो हो गए नहीं, दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, नहीं बिछड़ गए, क्योंकि अब इनके बीच में गैप आ गया। तो अब अगर आप ड्राइविंग शाफ्ट को रोटेट कराओगे ना तो केवल फ्रिक्शनल डिस्क ही रोटेट करेगी। अब स्टील वाली जो प्लेट है वो रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि उनके बीच में गैप आ गया, डिसएंगेज्ड हो गए। अभी देखना जब ये रोटेट करेगा ड्राइविंग शाफ्ट वाला, देखो यही रोटेट कर रहा है, स्टील की डिस्क रोटेट नहीं कर रही है, दोनों के बीच में गैप आ गया, तो दोनों अलग अलग रोटेट कर सकते हैं। अब वो काम कौन करता है, वो काम करता है आपका स्प्रिंग, जो मैंने कहा था डायाफ्राम स्प्रिंग या हेलिकल कॉइल टाई स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या काम करता है, स्प्रिंग जो आपकी स्टील डिस्क है और जो आपकी फ्रिक्शन प्लेट है उनको इंगेज्ड रखता है। तो स्प्रिंग क्या है, इनको इंगेज्ड रखता है। और वो किस पे फोर्स लगाता है, प्रेशर प्लेट पे। तो प्रेशर प्लेट क्या काम, प्रेशर प्लेट पे फोर्स लगाता है और वो इनको इंगेज्ड रखता है। देखो डिसएंगेज हो गया, इंगेज्ड हो गया। अब डिसएंगेज का काम, अब देखो डिसएंगेज का काम किसके पास होता है, ऑपरेटर के पास होता है। तो ऑपरेटर क्या करता है, क्लच पेडल पे फोर्स लगाता है। तो वो किसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है स्प्रिंग के अगेंस्ट। और वो कौन सा है, पुश रॉड। देखो ये पुश रॉड है ना, जैसे ये पुश रॉड आगे पीछे हो रही है, देखो ये अब इंगेज हो गया। अब हमने फोर्स लगाया डिसएंगेज करने के लिए, अब हमने छोड़ दिया क्लच पेडल, इंगेज हो गया। अब हमने फोर्स लगाया, डिसएंगेज हो गया, समझ गए। तो हम किसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, स्प्रिंग के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। अब जैसे ही देखो
अभी ये डिसंगेज है, हमने फोर्स लगा रखा है, तो ड्राइविंग शाफ्ट तो आपका रोटेट कर रहा है। अब हम क्लच पेडल से फोर्स हटा देंगे, तो जैसे ही आप देखो पुश रॉड आगे गया, क्लच पेडल से फोर्स हटा दिया तो इंगेज हो गया। मेन सबसे बढ़िया ऑपरेशन है, मज़ा आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? मज़ा आ गया होगा, समझे? तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लच के लोकेशन की, कि अब क्लच तो हमें पता है कि ऐसा वर्क करता, कहाँ लगें। देखो लगाते डिजाइन करते समय हमें कई चीज़ें सोचनी होती है कि क्लच का जो लोकेशन है वो कहाँ हो। अब जो लोकेशन ऑफ क्लच होता है ना, दो पॉसिबिलिटी हैं, कहाँ लगा सकते हैं। पहली ये है पहली पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो हमारा क्या होता है, ड्राइविंग शाफ्ट होता है, होता नहीं होता। और ड्राइविंग शाफ्ट के बाद आपका क्या होता है, गियर बॉक्स, और उसके बाद क्या होता है हमारा क्लच। तो अगर मैं क्लच को गियर बॉक्स और ड्रिवन शाफ्ट इसके बीच में लगाऊं, अगर मैं क्लच को गियर बॉक्स और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में लगाऊं तो क्या होगा। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मेन उद्देश्य पावर ट्रांसमिट करना। तो पावर क्या होता है, टॉर्क ओमेगा। अब गियर बॉक्स से हमको लो स्पीड में मिलता है ना, स्पीड लो मिलती है नहीं मिलती, तो स्पीड तो लो मिलती है, पर भाई पावर तो हमको हाई चाहिए। अब स्पीड लो होगा तो टॉर्क हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा, टॉर्क ज़्यादा रखना, तो उसके लिए क्या करें, तो भाई क्लच का जितना साइज़ ज़्यादा होगा तो मतलब साइज़ हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जब साइज़ इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। मतलब ऐसा है कि पावर तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, पर हमको थोड़ा ये भी देखना होता है ना कि ज़्यादा फालतू तो हम साइज़ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। साइज़ तो चलो इंक्रीज है, सिंगल प्लेट की बात तो ठीक है, वहाँ पर साइज़ इंक्रीज, पर फालतू तो नहीं कर रहे हैं। अगर हमें कम में ही मिल रहा है, कम साइज़ में ही मिल रहा है उतना ही पावर, तो हम क्यों ज़बरदस्ती का फालतू इंक्रीज करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम क्या सोचते हैं, चलो यार क्लच को हम ड्राइविंग शाफ्ट और गियर बॉक्स के बीच में रख के देखें। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो हम सोचते हैं कि यार जो क्लच को ड्राइविंग शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारा क्लच हो गया, और ये हमारा गियर बॉक्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा ड्रिवन शाफ्ट हो गया। तो क्या करा कि यार क्लच को हम ड्राइविंग शाफ्ट और गियर बॉक्स के बीच में रख के देखें, क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, तो क्या हुआ कि चलो देखते हैं पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। अब ड्राइविंग शाफ्ट से तो हमको स्पीड हाई मिलेगी, भाई हाई मिलेगी, हाँ चलो, तो इसका मतलब टॉर्क कम होना चाहिए, तो साइज़ हमको यहाँ पर कम रखना मिलेगा। स्पीड हाई करनी है तो साइज़ कम होगा नहीं होगा भाई, इतना बड़ा साइज़, इतना बड़ा, अगर आप कोई बड़ा क्लच प्लेट है तो वहाँ पर स्पीड हाई कैसे होगी, स्पीड हाई नहीं होगी। स्पीड हाई कब होगी, जब आपका साइज़ छोटा होगा। अब जब साइज़ छोटा है तो कॉस्ट भी हमारी कम होगी, पावर उतना ही मिल रहा है, पर ये क्या है, यहाँ पर हमको साइज़ कम मिल रहा है, कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो बेस्ट लोकेशन क्या है क्लच की, कि जब क्लच हमारा ड्राइविंग शाफ्ट और गियर बॉक्स के बीच में रहे, ठीक है। चलो आगे देखें। अब देखो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, हमारा मेन उद्देश्य पावर ट्रांसमिट करना, टॉर्क ट्रांसमिट करना अच्छे से बढ़िया से। जितना ज़्यादा पावर ट्रांसमिट होगा उतना हमको हाई पावर मिलेगा और हमारा ऑपरेशन अच्छा होगा।
में मतलब कोई दिक्कत ना है। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने दे रखा है ना डायग्राम, ये वाला, ये हमारा है फ्रिक्शन प्लेट, ठीक है। ये क्या है हमारी फ्रिक्शन प्लेट, ठीक है। ये डिस्क फॉर्म में है, डिस्क फॉर्म में है ना, ठीक है। और जो ये बीच, ये जो बीच का एरिया है, एंक्लोज्ड एरिया, इनर डायमीटर ये वाला और आउटर डायमीटर के बीच में जो एंक्लोज्ड एरिया है, ये हमारा है फ्रिक्शन लाइनिंग कहते हैं इसको, फ्रिक्शन लाइनिंग। अब ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है यही मेन ऑपरेशन करता है क्लच प्लेट में, मतलब यही उस ड्राइविंग शाफ्ट के स्टील डिस्क के साथ कांटेक्ट में आता है, तब ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स पावर ट्रांसमिट होती है, यही एंक्लोज्ड एरिया। तो मेन ऑपरेशन हमारा इसी के बीच में होता है। तो हम इसी का अब एनालिसिस करेंगे। वो कैसे, हमको यहाँ पर हमको दो चीज़ें चाहिए कि हम कितना इंगेजिंग फोर्स लगा रहे हैं, इंगेजिंग या डिसएंगेजिंग फोर्स कितना लगा रहे हैं, कि हम डिसएंगेजिंग फोर्स कम लगाने पर ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़े, यही तो चाहते हैं। मतलब डिसएंगेजिंग फोर्स थोड़ा सा लगाने पर हमारा अच्छा खासा पावर ट्रांसमिट हो जाए, पावर ट्रांसमिशन करना बंद हो जाए, इंगेजिंग फोर्स कम लगे, और टॉर्क हमको निकालेंगे यहाँ पर। तो हम दो चीज़ें निकालेंगे, क्या, एक तो टॉर्क कितना पावर कितना टॉर्क जनरेट हुआ, और दूसरा कितना इंगेजिंग फोर्स लगा, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, ये जो दूसरा डायग्राम है यहाँ पर, ये हो गया इनर, तो यहाँ पर क्या हो गया, DI क्या हो गया, इनर डायमीटर, किसका, इनर डायमीटर ऑफ फ्रिक्शनल डिस्क, ठीक है। और ये हो गया बाहर वाला आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर क्या है हमारा, D0, ठीक है। हो गया आउटर डायमीटर। अब हमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो मैंने इस पूरे एंक्लोज्ड एरिया में निकालना है, तो मैंने इस एंक्लोज्ड एरिया में ना एक रिंग ले ली, एलिमेंटल रिंग ले ली, मैं उस रिंग पे निकालूंगा। अब देखो ना, छोटे, आप पहले थोड़े से पोर्शन पे निकालो, उस जिस टाइप का वो एरिया है उस टाइप पे थोड़े से में निकालो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, ऐसे तो करते हैं। तो मैंने ये रिंग ले ली, देखो रिंग ली है नहीं ली, यहाँ पर ये मेरा रिंग हो गया एट ए रेडियस R। तो एलिमेंटल रिंग ले ली मैंने एट ए रेडियस R, और आपको अब देखो इंगेजिंग फोर्स लगेगा, तो जब दो, ये क्लच प्लेट हो गई, ये हमारी फ्लाईव्हील हो गई, तो जब इंगेज्ड होंगे तो दोनों के बीच में प्रेशर लगेगा, दोनों प्रेशर से, तो उस एलिमेंटल रिंग पे प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा, पक्का लगेगा, क्योंकि दोनों नॉर्मल लग रहे हैं, प्रेशर लगेगा। तो उस एलिमेंटल रिंग पे प्रेशर कितना लगा, मैं मान लिया P, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए रेडियस R। P क्या है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए रेडियस R। रेडियस R कहाँ, कौन सी है, जहाँ पर एलिमेंटल रिंग है। तो एलिमेंटल रिंग पे कितना प्रेशर मान लिया मैंने, P प्रेशर मान लिया। अब देखो इंगेजिंग फोर्स क्या है यहाँ पर, F। ये लग रहा नहीं लग रहा, ये इंगेजिंग फोर्स, ये वाला, ये एक्सेल डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एक्सेल इंगेजिंग फोर्स हो गया। तो ये इंगेजिंग फोर्स F, तो ये टोटल है, टोटल इंगेजिंग फोर्स है, ठीक है। टोटल इंगेजिंग या डिसएंगेजिंग फोर्स कहते हैं ना, इंगेजिंग है या डिसएंगेजिंग है। समझ गए। अब इस एलिमेंटल रिंग का हम एनालिसिस करेंगे। तो ये जो एलिमेंटल रिंग है, तो इसका एरिया कितना है, तो एलिमेंटल एरिया कितना है, 2 पाई R। R क्या है, 2 पाई R क्या है, सर्कमफ्रेंस हो गया, और थिकनेस कितनी है इस एलिमेंटल रिंग की, dr। तो 2 पाई R dr इस एलिमेंटल रिंग का एरिया हो गया। अब
इस एलिमेंटल एरिया आ गया। अब इस एलिमेंटल एरिया पे कितना फोर्स लगा, फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, जब हम फोर्स लगाएंगे इंगेजिंग फोर्स, तो इस एलिमेंटल एरिया पे कितना इंगेजिंग फोर्स लगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंटल फोर्स। एलिमेंटल इंगेजिंग या डिसंगेजिंग फोर्स कह दो ना, है नहीं, बात एक ही है। तो वो क्या होगा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर और इनटू एरिया। तो प्रेशर तो हमने माना है, क्या माना है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट रेडियस आर, क्या माना है हमने, पी माना है ना। तो पी और एरिया कितना है, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो ये एलिमेंटल इंगेजिंग या डिसंगेजिंग फोर्स हो गया। अब टोटल एक्सियल फोर्स नहीं, हाँ ये तो एलिमेंटल हो गया। अब टोटल भी तो निकालेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो अगर मैं टोटल एक्सियल फोर्स की बात करूँ तो टोटल इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स मैंने क्या लिया था, एफ होगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, इनर रेडियस आर आई से आर नॉट तक, तो क्या होगा, पी 2 पाई आर डी आर। ये हो गया टोटल इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स। वो तो एलिमेंटल रिंग पे था, अब टोटल निकला नहीं निकला। अब टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क कैसे निकलेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो उस एलिमेंटल रिंग की बात करते हैं आप। एलिमेंटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, एलिमेंटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू और नॉर्मल फोर्स है ना म्यू एफ, तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एलिमेंटल एक्सियल फोर्स वो क्या था, P 2 पाई आर डी आर, यही था ना। तो ये हो गया एलिमेंटल फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स से हमको क्या मिलेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क। इस एलिमेंटल रिंग पे कितना फ्रिक्शनल टॉर्क होगा, एलिमेंटल फ्रिक्शनल टॉर्क। एलिमेंटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एलिमेंटल फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा, ये होगा म्यू पी 2 पाई आर डी आर। ये क्या हो गया, एलिमेंटल फ्रिक्शनल फोर्स, और टॉर्क क्या होता है, फ्रिक्शनल एफ इंटू आर। तो आर डिस्टेंस पे एलिमेंटल रिंग है ना, तो आर डिस्टेंस पे फ्रिक्शनल टॉर्क एलिमेंट पे कितना होगा, इतना। अब हम टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकालेंगे, तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क मैंने मान लिया टी एफ फ्रिक्शनल टॉर्क, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क। तो वो कैसे निकलेगा, मैंने एलिमेंटल रिंग पे निकाल लिया। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इनर रेडियस से लेके आउटर रेडियस तक, क्योंकि उसी एंक्लोज्ड एरिया में तो पूरा ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि वो एंक्लोज्ड एरिया ही फ्रिक्शन लाइनिंग है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, आर आई से आर नॉट म्यू पी 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। समझ गए। अब तो ये बात हो गई। अब मैंने टोटल एक्सियल फोर्स निकाल दिया, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकाल दिया। अब इसका इंटीग्रेशन भी तो होगा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ से 2 थ्योरी आती है। कौन कौन सी, जिससे ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। कौन कौन सी आती है, एक तो आती है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ठीक है, और एक आती है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। अब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की मैं अगर बात करूं तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म है। वो कहाँ पर यूनिफॉर्म है, इंक्लोज्ड एरिया, कौन सा वाला, जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है। देखो हमने क्या
एलिमेंटल रिंग में मैंने क्या बताया था, प्रेशर इंटेंसिटी एट ए रेडियस आर मैंने क्या माना था, पी माना था, क्योंकि जब एक दूसरे से एंगेज होंगे तो प्रेशर लगेगा दोनों के बीच में। तो वही प्रेशर पूरे इंक्लोज्ड एरिया में आर आई से लेके आर नॉट तक पूरे इंक्लोज्ड एरिया में यूनिफॉर्म लग रहा है, मतलब जब इंगेज हो रहे हैं तो यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है दोनों पे, वो एक दूसरे पे यूनिफॉर्म प्रेशर लगा रहे हैं उस पूरी फ्रिक्शन लाइनिंग में, तो एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पूरा यूनिफॉर्म प्रेशर लगा रहे हैं, हम मानते हैं कि जब क्लच हमारा बिल्कुल नया नया होता है, ठीक है, अभी ऑपरेशन में आया है, तब जब नया नया ऑपरेशन होता है तो हमारा तो यही है ना कि यूनिफॉर्म प्रेशर लगे, तो यूनिफॉर्म प्रेशर हम मान के चलते हैं जब क्लच हमारा नया नया होता है। अब भाई जब हमारा क्लच काफ़ी पुराना हो गया, घिस गया, हमने गाड़ी इतनी चला ली, तो भाई अब वो यूनिफॉर्म प्रेशर तो देगा नहीं, क्योंकि जो क्लच है घिसेगा, वियर होगा, ठीक है, वियर होगा तो यूनिफॉर्म प्रेशर रहेगा नहीं। तो उस कंडीशन में कौन सा हम उसके हिसाब से किस हिसाब से डिज़ाइन करें, तो हम देखते हैं यूनिफॉर्म वियर। हम मान के चलते हैं कि हमारा जो वियर हो रहा है वो भी यूनिफॉर्म हो रहा है। फिर प्रेशर तो यूनिफॉर्म स्टार्टिंग में लगा, तो वियर कुछ सर्विस में आने के बाद क्लच जो है वो वियर जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। भाई प्रेशर भी यूनिफॉर्म है स्टार्टिंग नए क्लच में, तो ओल्ड क्लच में हम क्या कहते हैं कि वियर जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। अब होता ही है भाई, हम मनुष्य को ही देख लो, हमारा जीवन जब हम बचपन में रहते हैं, कितना तेज इधर उधर भागना, हाथों पैरों में पूरी जान, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा सर्विस बढ़ता जाता है, उम्र होती जाती है, अभी इस उम्र में कोई अगर कहे कि घुटने छीलने मतलब जो घुटनों के बीच में जो हम देखा नहीं घुटनों में दर्द क्यों होता है, घुटनों में दर्द इसलिए तो होता है क्योंकि आपके जो सर्विस हो गई है, वियर होने लग गया है, जो उनके बीच में जो लिक्विड है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, वियर होता जा रहा है, तो आपके घुटनों में जब दो हड्डियाँ एक दूसरे से टकराती हैं तो फिर वो दर्द महसूस होता है। तो मतलब ऐसे ही वो तो हर चीज़ में होता है। कोई भी वस्तु दुनिया में परमानेंट तो है नहीं, उसको एक दिन जाना ही है, चाहे कोई भी वस्तु हो भाई, चाहे इंसान ने बनाई किसी ने बनाई, चाहे खुद इंसान हो, इंसान तो जाता ही है, वस्तु भी जाती है, होता ही है। तो यूनिफॉर्म वियर होगा, ठीक है। अब जब यूनिफॉर्म वियर हो तो यूनिफॉर्म प्रेशर तो यहाँ से कौन सी प्रेशर थ्योरी आती है, यहाँ से थ्योरी आती है फिर हमारी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात करें तो न्यू क्लचेज में यूज़ की जाती है, तो इसका मतलब मैंने कहा क्या कहा, प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब प्रेशर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब जो मैंने टोटल इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स निकाला, वो क्या निकाला था, मैंने क्या निकाला था, देखो वो निकाला था F = इनर रेडियस से आउटर रेडियस प्रेशर 2πr dr। अब प्रेशर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो भाई इंटीग्रेशन से तो बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या बाहर आया है, 2π आया बाहर, प्रेशर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा r और dr। तो ri से r0, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेट 2πp r² डिवाइडेड बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, ri से r0 तक। तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया पाई p r0² माइनस ri², ये आ गया, समझ गए, ये आ गया। यहाँ से प्रेशर क्या निकल के आएगा, यहाँ से प्रेशर निकल के आएगा F डिवाइडेड बाई पाई r0² माइनस ri², ठीक है। अब ये तो आ गया। अब टोटल एक्सियल फोर्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था कि टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क, हाँ क्या निकाला था मैंने, इंटीग्रेशन ri से r0 म्यू p 2πr² dr। अब भाई प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है,
तो क्या क्या बाहर आएगा, 2 पाई बाहर आएगा, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी कांस्टेंट, पी, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आर स्क्वायर डी आर। तो इंटीग्रेशन करें कहाँ से कहाँ तक, आर आई से आर नॉट तक, तो ये क्या हो गया 2 पाई म्यू पी। तो आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर क्यूब डिवाइड बाई 3। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई म्यू, पी को क्या लिख सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाई जो हमने अभी निकाला पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर आर नॉट क्यूब माइनस आर आई का क्यूब डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कितना आया, 2/3 म्यू एफ आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी फ्रिक्शनल टॉर्क ये होता है, और इन केस और एक्सियल इंगेजिंग फोर्स क्या होता है, P डिवाइडेड बाई P इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। समझे, ये नए क्लच में जब आप बिल्कुल नए नए जवान हो, तब आपका क्या नए नया हमने क्लच लगाया है, तो ये होता है। अब यूनिफॉर्म वियर थ्योरी भाई कुछ टाइम हो गया, सर्विस हो गई, घिस गया, जैसे हम लोग घिस जाते हैं चलते चलते, कितना भाई घिस ही जा रहे हैं, नहीं घिस ही जा रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो घिसे ही जा रहे हैं, कहीं भी बचा नहीं है कुछ, हर जगह से घिस रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी भी वो चीज़। अब यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में ओल्ड क्लचेज ऑब्वियस सी बात है, तो उस केस में जो हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, वियर हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब कि जो वियर है, वो जो एंक्लोज्ड एरिया है ना, वहाँ पर जो वियर हो रहा है वो क्या हो रहा है कि मान लिया हमने वियर यूनिफॉर्म हो रहा है, जैसे हमने प्रेशर कांस्टेंट माना, तो इस केस में व्हेन वियर इज यूनिफॉर्म, तो हम एक कंडीशन आती है पी आर, क्या आती है, पी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए रेडियस ऑफ आर, ये क्या मानते हैं हम, कांस्टेंट। तो प्रेशर एट ए रेडियस ऑफ आर कांस्टेंट मानते हैं। तो इस केस में देखो, ये जो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, टोटल एक्सियल फोर्स, और ये क्या है हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग। तो यहाँ पर यहाँ पर प्रेशर, ये ऐसे प्रेशर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेशर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये लग रहा है प्रेशर, यहाँ पर इनर रेडियस पे प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि पी आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ना, तो आर अगर कम है तो पी आर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इनर रेडियस पे प्रेशर की इंटेंसिटी ज़्यादा और आउटर रेडियस पे प्रेशर की इंटेंसिटी कम। तो अगर मैं मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा हमारा, इनर रेडियस पर होगा, नहीं होगा, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब मैंने जो टोटल इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स निकाला था, वो क्या था हमारा, F इज इक्वल टू क्या था, आर आई से आर नॉट पी 2 पाई आर डी आर, ये था नहीं था। तो अब पी आर तो कांस्टेंट है, मतलब पी मैक्स और आर आई इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, पी मैक्स और आर आई और 2 पाई, ये सब बाहर आ गया क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। तो आर आई से आर नॉट डी आर बचा केवल। तो यहाँ पर क्या हुआ इंटीग्रेशन इसका, तो एफ निकल के क्या आया, ये निकल के आया पी मैक्स आर आई 2 पाई क्या होगा, आर नॉट माइनस आर आई। समझे, यही तो होगा। ये हो गया यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के केस में टोटल इंगेजिंग डिसंगेजिंग फोर्स।
अब टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होगा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के केस में? जैसे कि मैंने क्या बताया था कि टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क क्या है, आर आई से आर नॉट पी 2 पाई r² dr, यही है। अब हमको पता है प्रेशर मैक्सिमम और आर आई कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, और 2 पाई बाहर आ गया क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, ठीक है, अलग अलग कांस्टेंट नहीं है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। तो प्रेशर मैक्सिमम आर आई और 2 पाई बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक आर तो बचा ही बाहर, तो एक आर अंदर आ गया, तो आर आई से आर नॉट, तो ये क्या होगा, प्रेशर मैक्सिमम 2 पाई आर आई, तो r²/2, तो आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब प्रेशर मैक्सिमम को F के टर्म में लिखो, मतलब टोटल इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स के टर्म में लिखो, तो वो क्या था, हमने क्या निकाला था, F डिवाइडेड बाई 2 पाई आई, क्या निकाला था, ये आया था F डिवाइड बाई 2 पाई आर आई आर नॉट माइनस आर आई, यही आया था। और यहाँ पर क्या है, ये भी 2 पाई आर आई। अब आर नॉट आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर नॉट प्लस आर आई, और आर नॉट माइनस आर आई लिख सकता हूँ, और डिवाइड बाई 2, आर नॉट माइनस आर आई से ये गया, 2 पाई आर आई से ये गया, तो हमारे पास क्या बचा, हाँ यहाँ म्यू भी तो है फ्रिक्शनल टॉर्क में, हाँ सॉरी म्यू आएगा, म्यू, ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/2 म्यू एफ आर नॉट प्लस आर आई, तो ये क्या है, फ्रिक्शनल टॉर्क, समझ रहे हो, 1/2 म्यू एफ आर नॉट प्लस आर आई, क्या है, फ्रिक्शनल टॉर्क। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी पता चल गई। अब देखो क्या होता है, थोड़ी सी बात करके समाप्त करूँगा। अब देखो मैंने ना पढ़ा दिया है, क्वेश्चंस मैंने मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे क्लचेज के मैंने सारे गेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा रखे हैं, वो देख लेना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से करना है क्वेश्चन या यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से करना है। अगर नहीं दिया है तो आपको यूनिफॉर्म वियर थ्योरी बाय डिफ़ॉल्ट यूनिफॉर्म वियर थ्योरी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम आपकी सर्विस में रहता है वो कौन से टाइम में रहता है भाई, आप देखते हो पूरी ज़िंदगी भर, हमारा ही उदाहरण ले लो, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किस में कटता है, बचपन में कटता है या ये घिसी पिटी ज़िंदगी में कटता है, समझ रहे, वियर ही होता है ना। तो वियर तो हमारा कब से स्टार्ट हो जाता है पता नहीं कब, किसी का वियर पता नहीं कब स्टार्ट हो गया, किसी का वियर कब स्टार्ट हुआ, तो ज़्यादातर टाइम हमारा बुढ़ापे तक वियर में ही कटेगा, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में ही कटेगा भाई। तो वही सब तो हम किस में मानते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। और एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जो पावर, अगर आप कंपैरिजन करोगे फॉर ए सेम डायमेंशन, मतलब आर आई और आर नॉट और फ्रिक्शनल और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप सेम लेके यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के केस में फ्रिक्शनल टॉर्क निकालोगे और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के केस में फ्रिक्शनल टॉर्क निकालोगे, तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के केस में फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है वो कम आता है, कम आएगा ही भाई। नया क्लच है, नए क्लच में ज़्यादा पावर मिलेगी और पुराने क्लच में तो कम मिलेगी, ठीक है। तो फॉर ए सेफ डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, क्योंकि अब यार हमको कम पावर मिल रही है, हम उस पर डिज़ाइन करेंगे ना, ज़्यादा पावर मिल रही है वो हमको अच्छा ठीक है मिल रही है, पर यूनिफॉर्म अगर हमको देखना है कि लो पावर पे मिल रहा है तो हमको, क्योंकि पूरा ज़िंदगी उसी में काटना है, तो डिजाइनिंग हमारा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी पे होगा। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज़ करो। मैंने लिंक दे रखा है, गेट के सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं क्लास के, देख लेना, ठीक है। आगे मिलते हैं, आगे मैं मेरा लेक्चर देखना ज़रूर, उसका भी मैं लिंक डालूँगा। किस पे, कौन क्लचेस पे बात करेंगे हम, और सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए
चलें फिर, थैंक यू।